हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारी जो वीडियो ये रहने वाली है, तो ये सेकंड वीडियो है। HPSC PGT कॉमर्स सिलेबस हमने स्टार्ट कर रखा है और इसके रिगार्डिंग आपको जो फर्स्ट वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। और हमने जो कॉस्ट काउंटिंग है उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट वीडियो है उसमें कॉस्ट काउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसको लेकर हमने बात की थी कि भाई कॉस्ट काउंटिंग आपका क्या है, और इसी के साथ ही कुछ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट थे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो वो आपकी फर्स्ट वीडियो, तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद और आज ये जो सेकंड वीडियो है इसको देखना। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, और इसी के साथ ही हमारा कुछ डिफरेंस बिटवीन दीज 4 टर्म्स, जो आपके ये 4 टर्म्स यहाँ पे गिवन है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट काउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, और आपके जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, और कंट्रोलेबल कॉस्ट, और हमारी इसी के साथ रिलेवेंट कॉस्ट, इरिलेवेंट कॉस्ट, तो सभी कॉस्ट की बात आज हम करेंगे। जो भी आपकी अलग अलग टाइप कॉस्ट है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। तो कॉस्ट बेसिकली हमारा क्या है, जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है, जब हम उसको एक्वायर करते हैं या उसको हम परचेज करते हैं, तो उस टाइम हमने जो भी एक्सपेंडिचर हमने किया है, तो बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा एक्चुअल में हमने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है टू एक्वायर एनी सर्विस और प्रोडक्ट और टू परचेज एनी सर्विस और प्रोडक्ट, तो वह हमारा क्या है, कॉस्ट। तो बेसिकली कॉस्ट का मतलब क्या भी, एक्सपेंडिचर, जो हमने खर्चा किया। तो यहाँ पे मैं एक तरह से क्या लिख सकती हूँ, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को परचेज करने में, इसको एक्वायर करने में, इसको बनाने में बेसिकली जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, इसकी कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग बेसिकली हमारा क्या है कि भाई, कॉस्टिंग हमारा क्या है, कॉस्ट कैलकुलेट करने की जो टेक्निक है, ठीक है। तो कॉस्टिंग हमारा क्या है बेसिकली कि भाई इट इज़ अ मेथड और टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने कौन सी टेक्निक यूज की है, कौन सा मेथड हमने यूज किया है, तो बेसिकली वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग हमारा क्या हुआ, कॉस्टिंग हमारी टेक्निक है कॉस्ट निकालने की। तो आप ऐसे भी इसको बोल सकते हो, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट निकालने की टेक्निक, मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपको कॉस्ट का मीनिंग भी पता है और अकाउंटिंग का मीनिंग भी पता है। तो अकाउंटिंग का मीनिंग बेसिकली क्या है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज करते हैं, आफ्टर दैट हम उससे रिजल्ट्स है वो निकालते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसकी बात करेंगे, हमारी जो कॉस्ट रहेगी तो उसकी हम अकाउंटिंग करेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे कि भाई जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसकी जो कॉस्ट है ना, तो उसको क्लासिफिकेशन करना, उस कॉस्ट का, उसको रिकॉर्डिंग करना, बेसिकली उसका समराइजिंग करना, और फिर बाद में आगे जाके जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, उससे क्या लेगी, डिसीजन लेगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो देखिए, अकाउंटिंग का मीनिंग भी हमें पता है और अकाउंटेंसी का भी पता है। तो अकाउंटिंग बेसिकली हमारा क्या है, प्रोसेस है। अकाउंटिंग हम क्या बोलते हैं कि भाई प्रोसेस है, जैसे कि हमने बात भी की है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। और अकाउंटेंसी हमारी क्या है कि भाई जो ये प्रोसेस है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है या जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है, ठीक है, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग की है, जो आपने रिकॉर्डिंग की है, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, कुछ उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे ना, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ टेक्निक होंगी, उनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, और उनको फॉलो करते हुए ही हम क्या करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो वही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी हमारा कहलाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली हमारा क्या हुआ कि भाई कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब क्या है, इसके अंदर हम ये बोलेंगे कि भाई जो भी हमने, ठीक है, जो भी हमने क्या किया है, हमने जो भी प्रिंसिपल और जो भी मेथड्स हमने यूज किए हैं कॉस्ट को रिकॉर्डिंग करते टाइम, और फिर आगे जाके जो हम रिपोर्ट हमने प्रिपेयर की है, और फिर जो हमारी मैनेजमेंट होगी वो क्या करेगी, डिसीजन मेकिंग करेगी। तो वो बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंसी। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। कैसे, तो देखिए, कॉस्ट के बारे में आप अपने नोट्स से उसको साथ के साथ प्रिपेयर करते चलना, क्योंकि एट द टाइम ऑफ द रिविजन, जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगी और जब आप रिवाइज करोगे, तो ये नोट्स आपके बहुत हेल्प करेंगे, और जितना हो सके उतना शॉर्ट में नोट्स से अपने प्रिपेयर करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट की। तो कॉस्ट में आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एक्चुअल और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कॉस्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल
और टोटल एक्सपेंडिचर। जो हमने क्या किया है, एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर करने में, या फिर हम बोल सकते हैं परचेज करने में अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, कोस्ट हमारा क्या हुआ, एक्चुअल और टोटल एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर और परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हम कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द मेथड। ये हमारा क्या है, मेथड, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, टेक्निक। ठीक है, तो कॉस्टिंग बेसिकली हमारी क्या है, इट इज़ द मेथड एंड टेक्निक। ठीक है, और या फिर एंड टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जो भी है, तो भाई जो भी हमारा प्रोडक्ट है, जो भी सर्विस है, उसकी कॉस्ट को हम कौन सा टेक्निक यूज करके, कौन सा मेथड यूज करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट को कैलकुलेट करने की एक टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, वही यहाँ पे आप सारा का सारा लिख सकते हो। इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, ठीक है, समराइजिंग, ये सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ऑफ द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑन डेली बेसिस सो दैट वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट। ठीक है, तो भाई इसमें हम क्या करेंगे, डेली बेस पे हम हमारे क्या रहेगी कि भाई जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ताकि फिर हमें बाद में एक्चुअल कॉस्ट का पता चल जाए कि भाई हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकली है, और फिर बाद में जो मैनेजमेंट है वो भी क्या कर सके, जो डिसीजन है वो हमारा ले सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, मैं अपने घर को पेंट कराना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट क्या रहेगी इसके अंदर, जो मैं अपने घर को पेंट कराऊंगी, तो भाई मैं उसमें देखूंगी कि भाई टोटल मेरा कितना खर्चा हुआ है पेंट कराने में। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ कि भाई पेंट कराने में मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, 1.5 लाख रुपए का मेरा खर्चा हुआ, तो ये मेरा क्या हुआ, कॉस्ट हुई। ठीक है, कि भाई इतना एक्सपेंडिचर आया। कॉस्टिंग क्या, कि भाई मैं कोई ना कोई टेक्निक यूज करूंगी, ये जो 1.5 लाख का खर्चा है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए कि भाई कैसे कैसे मेरा खर्चा है, तो मैं जो भी टेक्निक, जो भी मेथड यहाँ पे यूज करूंगी, वो मेरा कहलाएगा कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि भाई मैं डेली बेसिस पे, ठीक है, वैसा तो है नहीं कि भाई एक दिन में आज ये एकदम से 1 घंटे के अंदर ही पेंट हो जाएगा पूरे घर को, नहीं ना, तो डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करती चलूंगी, क्लासिफिकेशन करती चलूंगी, क्योंकि हाँ आज मैंने पेंट खरीदा है, आज लेबर आई है, आज इतना खर्चा हुआ, आज ये खरीदा, तो डेली बेस पे मैं क्या करूंगी, रिकॉर्डिंग करूंगी। ठीक है, ताकि फिर मैं आगे भी डिसीजन ले सकूं। कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली हमारा क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इट मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम यूज करेंगे कुछ प्रिंसिपल्स और वही मेथड। ठीक है, कि भाई जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि भाई ऐसे हमने रिकॉर्डिंग कर दी, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की बात करती हूँ, तो अकाउंटिंग के अंदर जो हम ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे हमारे कुछ प्रिंसिपल है, तो बेसिकली हम फॉलो करते हैं जो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उसके रूल है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो फिर जो उनके रूल बना रखे उन रूल के अकॉर्डिंग हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा एक प्रिंसिपल है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अकाउंटेंसी में हम क्या करेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, उसको यूज करेंगे। आप इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंसी के अंदर, इट मीन्स यूजिंग द प्रिंसिपल, मेथड्स एंड टेक्निक। ठीक है, तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज करेंगे ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट रिडक्शन। और यहाँ पे हमारी कोशिश क्या रहेगी कि भाई हमें ऐसे टेक्निक, मेथड, प्रिंसिपल फॉलो करने हैं कि भाई जो हमारी कॉस्ट है उसको जितना हो सके हम उसको रिड्यूस कर सके। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन हम लोगों का हो सके, एंड और इसी के साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे, और इसी के साथ ही हमारा क्या होगा यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी ना, ठीक है, तो भाई मैनेजमेंट
को भी तो हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो इन्हीं की हेल्प से फिर क्या करेगी, जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करेगी। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमारा कॉस्ट कॉस्टिंग, कॉस्ट काउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। और बिल्कुल एक एक वर्ड में अगर आप इनको डिफाइन करना चाहो तो कॉस्ट का मतलब क्या कि भाई जो भी टोटल खर्चा आपने किया है, कॉस्टिंग का मतलब क्या कि भाई जो आपने टेक्निक यूज की है उस खर्चे को कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या कि भाई उस खर्चे को मैं रिकॉर्ड भी करूंगी। ठीक है, और क्योंकि आगे फ्यूचर में भी तो मैं चेक करूंगी ना कि भाई आज तो मैंने इतना खर्चा कर दिया, इन फ्यूचर में फिर से पेंट करा रही हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी भी पिछली बार अगर मेरा 1.5 लाख रुपए लगा तो मैं कोशिश करूँ कि भी थोड़ा मेरा कम लगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग में बेसिकली हम रिकॉर्डिंग करेंगे, और कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम क्या प्रिंसिपल, मेथड्स, टेक्निक हमने यूज की है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस आ जाएगा इन चारों टर्म्स के बीच में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो हमारे है वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है उसकी हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमारी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, उसके बाद हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, फिर हम और कॉस्ट की बात करेंगे, प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट है, और उसके बाद फिर हमारा कुछ कंट्रोलेबल कॉस्ट है, कुछ रिलेवेंट कॉस्ट है। तो सभी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसी के साथ ही इकोनॉमिक्स की बुक में, बीकॉम की इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आई थिंक आप देख लेना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी है, आपको ना एक कॉस्ट का चैप्टर मिलेगा जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट गिवन है। तो आप चाहो तो एक बार उस चैप्टर को भी रीड आउट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आपको 20-25 टाइप्स की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो 6-7 टाइप्स में भी आप लोगों को यहाँ पे करा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, एक तो है हमारा क्या, एक तो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, एक है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, और एक है हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम और अच्छे से यहाँ पे मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी आपको बता दूंगी कि भाई हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको ग्राफिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को कैसे, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो नाम से ही थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि भाई फिक्स है, यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट है वो हमारी फिक्स रहेगी। यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन है, हमारा प्रोडक्शन कैसे भी वेरी करे, जो हमारी आउटपुट है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है या फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसका हमारा जो फिक्स कॉस्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये हमारी फिक्स रहेगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री का आपको रेंट देना है पर मंथ 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो ये आपको रेंट की पेमेंट करते हो। अब आपकी जो फैक्ट्री है, आप उस फैक्ट्री में चाहे 0 प्रोडक्शन करो, चाहे आप 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, चाहे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, इससे जो आपका फैक्ट्री रेंट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो फैक्ट्री रेंट है वो 1 लाख देना है तो 1 लाख देना ही देना है। इट मीन्स ये आपकी क्या कहलाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो नाम से आइडिया हो रहा है वेरी करना। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ये आपकी जो प्रोडक्शन होगा, जो आउटपुट होगी, उसके अकॉर्डिंगली वेरी करती चलेगी। अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज करते चलेंगे, आउटपुट अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी बढ़ती जाएगी। अगर हमने प्रोडक्शन को कम कर दिया तो ये भी हमारी कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल जो भी हमने प्रोडक्शन किया है, ठीक है, तो जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो जो हमने रॉ मटेरियल यूज किया है, तो भाई जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट, यहाँ पे जो आपका एग्जांपल होगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। इसी के साथ ही कॉस्ट यहाँ पे वेजेज ऑफ लेबर। ठीक है, जो लेबर है, लेबर को हमें वेजेस देनी है। ठीक है, एक यूनिट जो हम एक फैक्ट्री है उसके अंदर 10 यूनिट का प्रोडक्शन है, वो एक लेबर करता है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ पे कम से कम मैं 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ, तो 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए अब मुझे 10 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। एक लेबर को मैं दे रही थी यहाँ पे महीने का 5000 रुपये। ठीक है, तो अब 10 लेबर को मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमारा जो प्रोडक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी हो रही है। जब हमारी 10 यूनिट थी
तो 5,000 का हमारा खर्चा था, लेकिन जैसे ही हमने अपने आउटपुट को इंक्रीज किया तो हमारी जो कॉस्ट है वो 50,000 हो गई, तो ये कहलाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल तो यहाँ पे क्या आएगा, ये कहीं ना कहीं इन दोनों का क्या, आपका फिक्स का और वेरिएबल का मिक्सचर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हद तक हमारी जो कॉस्ट है वो फिक्स रहेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर, ठीक है, जो वो फिक्स कॉस्ट है कुछ टाइम बाद वो वेरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो भाई जो बिजली है, बिजली का जो बिल हमारा आता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्या आपको, या फिर टेलीफोन का जो बिल है, तो इसके अंदर ये भी हमारे सेमी वेरिएबल में आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करती हूँ, तो जैसे यहाँ पे ना गवर्नमेंट है वो क्या करती है, अभी कुछ यूनिट्स तक तो बोलती है कि भाई अगर आपने इतनी यूनिट्स कंज्यूम की तो आपका जो बिल रहेगा ना वो इतने रुपए तक आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 100 यूनिट्स तक आप लोगों का जो बिल है ना वो 2,000 रुपये आएगा, लेकिन अगर आपने 100 यूनिट से ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम किया तो फिर पर यूनिट जो रेट होगी ना वो 7 रुपये रहेगी, ठीक है। तो देखिए अगर आपने 100 यूनिट्स तक कंज्यूम किया या फिर इससे कम भी आपने कंज्यूम किया है तो भी आपको 2,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा फिक्स, ठीक है, ये तो हो गया हमारा फिक्स। लेकिन अगर आपने 100 से ज़्यादा गए, देखिए अगर किसी ने 80 यूनिट यूज किया, अगर किसी ने क्या किया है 80 यूनिट ही यूज की है तो भी उसका जो बिल आएगा ना वो 2,000 आएगा, अभी ये इतना फिक्स है। लेकिन अगर किसी ने 150 यूनिट कंज्यूम कर ली तो अब उसका बिल कैसे निकलेगा, 100 यूनिट्स तक तो आपका 2,000 है, ठीक है, और जो 50 यूनिट्स आपने ज़्यादा कंज्यूम किए हैं तो एक यूनिट पे 7 रुपये है, तो आपकी 50 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 350, तो अब जो टोटल आपका बिल आएगा ना ये 2,350 आएगा। तो ये जो आपका 2,350 इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है ये आपकी कौन सी कॉस्ट होगी, सेमी वेरिएबल। तो देखिए इसमें कुछ हद तक तो आपका क्या था, फिक्स था, 2,000 रुपये तक तो आपका फिक्स था 100 यूनिट्स तक, लेकिन जैसे ही आप इसके ऊपर गए तो आपका फिर अकॉर्डिंग टू आपकी यूनिट्स के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपकी जो कॉस्ट है वो वेरी करने लगी, ठीक है। तो 7 रुपये पर यूनिट यहाँ पे डिसाइड है, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया। तो ये हमारा बेसिकली क्या, फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। नोट डाउन करना चाहो तो मैं फटाफट से बता देती हूँ, अगर किसी को अच्छे से नोट डाउन करना तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की। The cost which does not vary but remain constant within a given period of the time and range of the activity in spite of the fluctuation in the production। तो भाई इसने क्या बोला कि with the cost which does not vary, ऐसी कॉस्ट जो आपकी वेरी नहीं करेगी बट रिमेन कांस्टेंट, बल्कि वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट आपकी रहेगी विद इन अ गिवन पीरियड, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर। एंड रेट ऑफ द एक्टिविटी इन द स्पाइट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द प्रोडक्शन, आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन करो, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, 0 पे भी आपको 1 लाख फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, 100 यूनिट अगर आपने बनाई है तो भी आपको 1 लाख देना पड़ेगा, 1,000 यूनिट अगर आपने प्रोडक्शन किया है तो भी आपको 1 लाख पेमेंट की करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा बेसिकली नोट डाउन कर सकते हो, द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट और प्रोडक्शन, ठीक है, ये बिल्कुल डायरेक्टली आपकी रिलेट करती है आपके प्रोडक्शन से, वॉल्यूम ऑफ आपकी आउटपुट से। तो जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगी, अगर आउटपुट डिक्रीज हुई तो ये डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पे बात करते हैं जैसे हमारे, मैंने बता दिया था आपको, कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल इसके अंदर आ जाएगा और वेजेज ऑफ द लेबर आ जाएगा। इसमें एग्जांपल मैंने आपको रेंट दिया, इसी के साथ ही अगर आपने जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है तो भी इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई आपने कितना प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल। तो द कॉस्ट विच डज नॉट वेरी प्रोपोर्शनेटली बट साइमल्टेनियसली कैन नॉट रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। तो भी प्रोपोर्शनेटली ये चेंज भी नहीं हो रही है और इसी के साथ ही कॉन्स्टेंटली भी कॉन्स्टेंट भी नहीं रह रही है, तो उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो इसके अंदर जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, ये खर्चे भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा ग्राफिकली भी, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ फिक्स्ड कॉस्ट की, तो सबसे पहले हम लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। तो ग्राफ में कैसे शो करेंगे इसको, यहाँ पे जो मैंने नीचे लिया है
ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये मेरा 0, यहाँ पे एक्स और ये है मेरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, प्रोडक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया है मैंने प्रोडक्शन, और जो ये आपका प्रोडक्शन है ना ये थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में इन यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पे ले ली है मैंने कॉस्ट, और ये भी आपकी 1000 में, ठीक है, इन थाउजेंड्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है, 2000 यूनिट्स का किया, 3000 यूनिट्स का किया और 4, इसी तरह से 1000 रुपये का खर्चा आएगा, 2000 का आएगा, 3 का आएगा। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में हमारा बेसिकली क्या रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी कि भाई जो आपको रेंट देना है ना फैक्ट्री का, वो रेंट कितना आपका 2000 है, ठीक है। 2000 रेंट की आपको पेमेंट करनी है। अब इसको हम फिक्स कॉस्ट को किस तरह से हमारी शो होगी ग्राफिकली जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए चाहे आप 0 प्रोडक्शन करो तो तब भी आपको 2000 रुपये ही अपना जो कॉस्ट आएगी आपकी वो 2000 रुपये की आएगी, रेंट तो आपको देना ही। चाहे फिर आप 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करो, 2 का करो, 3 का करो, 4 का करो, आपकी जो ये 2000 है ना ये आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो बेसिकली जो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन है वो आपकी क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो इस तरह से आप फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे दिखाओगे ग्राफ के ऊपर। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट में देखिए सेम आपका यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन ले लिया है इन थाउजेंड्स यूनिट्स में, और यहाँ पे है मेरी कॉस्ट। तो वही प्रोडक्शन 0 है, 1000 यूनिट्स का है, 2000 यूनिट्स का है, या फिर 3000 का, और आ गई आपका ऐसी आपकी कॉस्ट 1000 आएगी, 2000 आएगी, 3 आएगी या 4 आएगी। अब देखिए तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, तो भी वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका, अगर आपका 0 प्रोडक्शन है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 0 है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली आपकी वेरिएबल कॉस्ट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से आप दिखाओगे वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हमारा जो नेक्स्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम किस तरह से शो करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसमें दोनों ही आ जाएगी आपकी, कुछ फिक्स कॉस्ट और कुछ आपकी वेरिएबल। तो इसमें हमारा सेम क्या रहेगा, ये हमारी एक्स एक्सिस पे 0 और यहाँ पे प्रोडक्शन 0 है, 1000 यूनिट्स का, 2 है या 3 है। तो सेम आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रोडक्शन, और यहाँ पे आ गई हमारी कॉस्ट 1, 2 और 3। तो इसमें देखिए जैसे मैंने ये सेम एग्जांपल लिया, 2000 रेंट तो आपको पेमेंट करनी, तो सेमी वेरिएबल में आपका यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा आपका जहाँ जो आपकी फिक्स कॉस्ट गिवन है वहाँ से स्टार्ट होगा, और फिक्स्ड कॉस्ट से आपका ये जो स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर जो आपकी लाइन जाएगी ये ऐसी जाएगी। क्योंकि अब इसमें क्या है, फिक्स्ड यहाँ तक तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, लेकिन आगे आपकी क्या है जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी इसमें जो ऐड होती चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से बनेगी। तो ये आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट की आपकी लाइन रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो रिप्रेजेंट है उसको करते हैं। और ये इस वजह से आए, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुई है, जैसे 2 से ये क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, और फिर प्लस में आपकी यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट होती गई। तो इस तरह से हमारा ग्राफ बना। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कॉस्ट में, जो नेक्स्ट हमारी टाइप है तो वो देखिए वो क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है, और एक हमारा पीरियड कॉस्ट है। अब मैं फटाफट से आप लोगों को बताती हूँ, तो फटाफट नोट कर लेना, क्योंकि आपकी काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए अगर इसमें मैं बात करूँगी तो एक है हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट और एक है हमारा पीरियड कॉस्ट, ठीक है। तो पहले ये दो देखिए। सेकेंड, तो प्रोडक्ट कॉस्ट नाम से ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो ऐसी कॉस्ट जो बिल्कुल डायरेक्टली हमारे किससे एसोसिएटेड है या रिलेटेड है, प्रोडक्ट से, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट विच बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, भी ऐसी कॉस्ट जो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है उसका पार्ट हमारा बन गई है, रादर देन एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। कि भाई जिस पीरियड में कोई अगर हमने एक्सपेंसेस किया है उसको छोड़कर, ठीक है, उसको उसके बजाय बिल्कुल जो हमारा डायरेक्टली पार्ट है प्रोडक्ट का, तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। तो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है तो वहाँ पे रॉ मटेरियल यूज किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ये बेसिकली मेरी क्या बिल्कुल भी
प्रोडक्ट से रिलेटेड है, बिल्कुल प्रोडक्ट का ही पार्ट है। तो जैसे मैंने कुर्सी बनानी है, कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो यहाँ पे जो लकड़ी है जो रॉ मटेरियल मैंने यूज किया है, तो बिल्कुल डायरेक्ट उससे जो कुर्सी है, जो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे जो चेयर हमारा प्रोडक्ट है, तो उससे बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो हमारा जो वुड होगा हमारे यहाँ पे, वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी कहलाएगी। अब जो हमारा प्रोडक्ट जिसने बनाया है, तो उसको हमने वेजेस दी होगी। तो जो लेबर बिल्कुल डायरेक्टली, जो भाई जो कारपेंटर है जो उस कुर्सी को बना रहा है, उसको जो हम वेजेस देंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। वहीं पे बात करती हूँ अगर मैं पीरियड कॉस्ट की, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ये हमारी मैं पूरा ही लिख देती हूँ, विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए कॉस्ट तो है, लेकिन जिस तरह से हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट बिल्कुल प्रोडक्ट से एसोसिएट करती थी, तो ये हमारी उससे एसोसिएट नहीं करती। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाती है, पीरियड कॉस्ट। दे आर ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच दे आर, जिस पीरियड में जो एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड हुए। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अगर एक कारपेंटर है, जो कोई फैक्ट्री है, तो सिर्फ वहाँ पे हमारा एक रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, वेजेस भी आएगी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क भी होगा। तो जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा पीरियड कॉस्ट के अंदर आएगा। इसी के साथ ही हमारा अगर जो सेल्समैन है, फिर बाद में हमने जो प्रोडक्ट तैयार किया है उसको बेचना भी तो है, तो जो सेल्समैन होंगे वो उसको बेचेंगे, तो उनको हम क्या देंगे, सैलरी देंगे। तो जो सेल्समैन की सैलरी है, तो ये हमारी बिल्कुल डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमने उस पीरियड के दौरान हमने जो ये एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पीरियड कॉस्ट हमने इसको बोल दिया। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हमने कोई भी कमीशन की पेमेंट की है, कोई अदर हमने पेमेंट की है, डायरेक्टर फीस हमने दी है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा आपका पीरियड कॉस्ट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट, तो देखिए जो इससे पहले वीडियो थी, जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग की आ चुकी है, उसमें मैंने पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में आप लोगों को बताया, तो आप उस वीडियो को देख लेना। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी देखिए थोड़ा सा हम देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या, कि जो बिल्कुल डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। तो जैसे कि यही आपका सेम एग्जाम्पल था, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वेजेज ऑफ लेबर है, ये बिल्कुल क्या हमारी डायरेक्टली उसी से रिलेटेड है, तो उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोल देंगे। और इनडायरेक्ट में हमारा बेसिकली यही आ जाएगा, जैसे सेल्समैन सैलरी है, स्टोर कीपर है उसकी सैलरी है, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इनडायरेक्ट। तो राइट डाउन करना चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे। तो देखिए द एक्सपेंसेस ऑन द मटेरियल एंड द लेबर इकोनॉमिकली एंड इजिली ट्रेसेबल टू आ प्रोडक्ट, भी जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि भी हाँ ये जो एक्सपेंसेस हुआ है, ये जो कॉस्ट हुई ना, ये इस प्रोडक्ट की वजह से हुई है, तो वो बिल्कुल हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया, मटेरियल जो हमने रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है, जो हमने लेबर को वेजेस दी है, वो आ जाएगी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। उसके बाद द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन दोज आइटम विच आर नॉट डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्शन, भी डायरेक्टली हम चार्जेबल नहीं है प्रोडक्शन से, वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपका जैसे स्टोर कीपर है, ठीक है, उसको सैलरी हमें देनी है, सेल्समैन को हमने सैलरी देनी है, तो ये हमारा आ जाएगा इनडायरेक्ट के अंदर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है हमारा, मैं ही ऐसे बता देती हूँ, रिलेवेंट कॉस्ट और एक है हमारा इररिलेवेंट कॉस्ट। तो आई थिंक नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हमें हो रहा है, ठीक है। इररिलेवेंट भी, रिलेवेंट कॉस्ट हमारी वे कॉस्ट है जो हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होगी उसको इन्फ्लुएंस करेगी, तो ये रिलेवेंट है, मटेरियल है। लेकिन इररिलेवेंट कॉस्ट हमारी कौन सी, कि भाई ये ज़्यादा हमारा उसको अफेक्ट नहीं करती है मैनेजमेंट डिसीजन को, ठीक है। तो इसमें बोल सकते हैं रिलेवेंट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वुड बी चेंज बाय द मैनेजरियल डिसीजन, और इसी के साथ ही इररिलेवेंट कॉस्ट आर दोज विच वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन, जो हमारा जो डिसीजन है उसे अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट। तो देखिए जो नेक्स्ट कॉस्ट है, नेक्स्ट है हमारा शटडाउन कॉस्ट और संक कॉस्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं शटडाउन कॉस्ट की। तो शटडाउन कॉस्ट हमारा ऐसी कॉस्ट है ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड। कई बार क्या होता है कि भी हमारा शटडाउन पीरियड चला हुआ, शटडाउन का मतलब क्या, अभी बंद पड़ी है हमारी फैक्ट्री बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है,
देखिए हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है, शट डाउन पीरियड का मतलब क्या है कि भी हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ हमारे सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमें इनकर्ड करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि भाई वही बात आ गई, जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का रेंट है वो तो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हम बिजनेस चला रहे हैं या नहीं चला रहे, प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे हमने कोई घर है, हमने रेंट पे ले लिया, तो अब ओनर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई मैं अब उस घर के अंदर रह रही हूँ या नहीं रह रही हूँ। अगर मेरा सामान उसके अंदर रखा है तो भाई चाहे मुझे 4 महीने हो गए, 5 महीने, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं भी रह रही हूँ ना, तो भी मुझे जो रेंट है उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरह से रेंट है, या फिर हमने कोई इंश्योरेंस करा रखा, तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो हमें पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमारी क्या कहलाएगी, शट डाउन कॉस्ट। इसी के साथ ही डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं सच कॉस्ट ऑफ द आइडियल प्लांट्स आर। तो भाई आइडियल प्लांट्स का मतलब क्या है कि भाई जब हम कुछ काम कर ही नहीं रहे तो हमारे जो प्लांट्स एंड मशीनरी है वैसे ही खाली पड़े हुए, लेकिन फिर भी हमें उनके ऊपर जो कॉस्ट है उसकी पेमेंट करनी पड़ रही है, कॉस्ट हमारी हो रही है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, शट डाउन कॉस्ट है। तो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो। ड्यूरिंग द शट डाउन पीरियड दो नो वर्क इज डन येट सर्टेन फिक्स्ड कॉस्ट सच एज रेंट, इंश्योरेंस of building depreciation etc for the entire plant will have to be incurred। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें ये जो मैंने आपको बताया, रेंट हमें देना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन है जो हमारा प्लांट एंड मशीनरी पर वो भी हम चार्ज करेंगे, और इसी के साथ ही ये हमें करना पड़ता है। सच कॉस्ट ऑफ द आइडियल प्लांट्स आर नोन एज द शट डाउन कॉस्ट। ठीक है, तो इन्हीं कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, शट डाउन। अब हमारा नेक्स्ट है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और इसी के साथ ही हम इसको बोलते हैं पास्ट कॉस्ट। तो संक कॉस्ट का मतलब बेसिकली क्या है, तो भाई संक कॉस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जो हमारी अब हो चुकी है और उसमें अब हम चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मुझे किसी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी थी और मैंने कर दी है। ठीक है, तो जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब वो वहाँ पे जो वो कॉस्ट मैंने की है तो वो मेरी क्या हो चुकी है, अब संक कॉस्ट हो चुकी है भाई, अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, और इसी के साथ ही ये हमारा क्या भाई, ये मेरा हो चुकी है कॉस्ट, तो इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर पास्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव बीन क्रिएटेड बाय अ डिसीजन दैट वॉज मेड इन द पास्ट। ठीक है, तो ये कॉस्ट हमारे एक ऐसे डिसीजन से हुई है जो डिसीजन हमने ले लिया है और जो कि हमने पास्ट में डिसीजन ले लिया है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय एनी डिसीजन। भाई अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। भाई ये ऐसे कोई मजाक थोड़ी ना है कि भाई आज मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली है और मैं कल और इतना जो प्लांट एंड मशीनरी है, कैपिटल बजटिंग हमारे डिसीजन हम इनको बोलते हैं कि भाई 5 लाख की है या कहीं पे 5 करोड़ की है, और आज तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी और कल बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अब मुझे दूसरे प्लांट एंड मशीनरी में। तो बेसिकली हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है या मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसी के साथ ही बिल्कुल इजी सा है कंट्रोलेबल कॉस्ट और हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। तो नाम से ही मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोलेबल का मतलब क्या है कि भाई ऐसी कॉस्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट है उसके हाथ में है कहीं ना कहीं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही जो सेकंड है अनकंट्रोलेबल, कि भाई ऐसी कॉस्ट अब जिसको हम एक तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे संक कॉस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको कहीं ना कहीं हमें एक बार हमने जब इसको कर ही दिया तो अब कैसे कंट्रोल हम इसको करेंगे। एक बार हमने जब इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लांट एंड मशीनरी में तो कहीं ना कहीं वो हमारी अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। ठीक है, और यहीं पे कंट्रोलेबल में हम बोल सकते हैं कि जैसे हम रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, हम कम खरीद कर सकते हैं कि भाई चलिए नेक्स्ट टाइम हम कम लेंगे, या हम इस सप्लायर से नहीं लेंगे, इसने अच्छा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्या कंट्रोल में है। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है, तो कोई भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अंडरटेकिंग है, तो उसका कोई भी जो मेंबर है या मेन जो मैनेजमेंट है उसके एक्शन से हम उस कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं पे कॉस्ट विच कैन नॉट बी सो इन्फ्लुएंस्ड आर टर्म्ड एज द अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉस्ट। और भी बहुत सारी आपकी टाइप्स ऑफ कॉस्ट है,
अगर आप चाहते हो कि मैं ही आप लोगों को कराऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी बची हुई टाइप्स ऑफ कॉस्ट उसको हम कर लेंगे। अदरवाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसके अंदर आई थिंक आपका ये होगा जो टेक्निक ऑफ कॉस्ट, ठीक है, टेक्निक या फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग हम करेंगे। तो बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ ही आपका अगर कोई भी डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।